honored to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम आप सभी लोगों को। आप सबका स्वागत है टीजेडी पॉडकास्ट के आज के इस संस्करण में। और हमारे साथ है आप सबके चहीते और जाने माने ओमकार चौधरी जी। ओमकार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज कुछ हाल ही में चल रहे कुछ तीखे राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत तो करते हैं लोकसभा सदन से। इस बार एक अगर मोदी जी की भाषा में कहा जाए तो एक बालक बुद्धि को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और उन्होंने जो पहला लोकसभा भाषण किया उसके बाद तो इंडिया अलायंस वाले काफ़ी खुश थे कि इस बार फाइनली हमको एक नेता मिल गया कि जो हमारी ऑपोजिशन की व्यथाओं को वहाँ पे कन्वे कर सके। पर जैसे ही मोदी जी का दूसरे दिन भाषण हुआ उसके बाद वो पूरी उनकी जो हवा थी वो निकल गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो पहले दिन का जो पहला दिन दूसरा दिन लोकसभा सदन में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला विशेष सत्र बुलाया जाता है तो वो नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण का होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का होता है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का होता है और जाहिर है उसमें सभी दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो अलग अलग विषयों पर बोलते हैं। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसी भी सरकार का अगले 5 साल का जो कार्यक्रम है, जो संकल्प है, जो उनकी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उसको एक तरीके से देश के सामने रखता है। तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उस पर जो विपक्षी दल हैं वो अपने हिसाब से उसको एक तरीके से परिभाषित करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनको आलोचना करनी होती है, आलोचना करते हैं, उनको सुझाव देने होते हैं, सुझाव देते हैं। और चूँकि आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो सबकी निगाहें इस बात पर भी थी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो अपना पहला उद्बोधन देने वाले हैं वो कैसा रहने वाला है, उसमें क्या गुणात्मक कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जो उनका पहले के, जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, पहले के जो इनके भाषण थे, पहले का जो इनका एटीट्यूड था, जो उनकी सोच विचार थे, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा या वैसे ही व्यवहार करेंगे वो। और लास्ट में धन्यवाद प्रस्ताव पर जब सारी चर्चा समाप्त हो जाती है तो जो सदन के नेता हैं, देश के नेता हैं, वो जवाब देते हैं प्रधानमंत्री। 2014 से हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हैं तो वो सूद समेत वापस करते हैं सब कुछ। और सबको प्रतीक्षा रहती है कि नरेंद्र मोदी का जब भाषण होगा तो उनका अंदाजे बयां क्या होगा इस बार। और चूँकि कुछ घटनाएं हो गई थी, और घटनाएं क्या हुई थी? घटनाएं ये हुई कि जब 4 जून को रिजल्ट आए तो एक ये नैरेटिव चलाया गया इस देश में और दुनिया में कि जैसे 240 सीटें प्राप्त करके नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार गए हैं और 99 सीट जीत करके राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वी सेव बनाते हुए मुस्कुराते हुए फ़ोटो जारी हुआ था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने आपको ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है और आपको ये कहा है कि आप अभी सत्ता में आने के लायक नहीं हैं। आपका जो व्यवहार है वो आप पर भरोसा करने का यकीन हमें नहीं देता है, तो आप अभी विपक्ष में बैठिए। इसके बावजूद केवल 52 से और 99 सीटें आपकी आ गई तो आप वी सेव बना करके मुस्कुराते हुए आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और एक बात और याद होगी आपको, उद्धव ठाकरे की एक बाइट आई थी। उन्होंने कहा था कि हम कल दिल्ली में मिलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री चेहरे का चयन करेंगे। तो इनको लग ये रहा था कि हमारी सबकी इकट्ठे होकर के जो 232 सीटें आ गई हैं, बस अब तो फतेह कर लिया हमने, 40 सीटों का जुगाड़ करना है, जिनमें से एक पार्टी तो चंद्रबाबू नायडू की हो जाएगी, दूसरी नीतीश की हो जाएगी,
क्योंकि वो हमारे साथ ही तो थे कुछ समय पहले तक, और बाकी का हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे और शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इस समय राष्ट्रपति का ऑफिस भी भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। दूसरी बात ये है कि एनडीए ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा था और एनडीए की अपने आप में ही 292-93 सीटें आ गई थी, जो बहुमत से भी 20 ज़्यादा होती हैं, 21 ज़्यादा होती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 272 से कम सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें तो किसी को संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था कि भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। पर शुरू के कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन बड़े इनके कन्फ्यूज़न के रहे। इनको लग रहा था कि हमने बाजी पलट दी है, हम जीत गए हैं, नरेंद्र मोदी को हमने हरा दिया है। इसलिए इनके ये बयान आए थे कि इनकी नैतिक हार हो गई है, अब तो इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? ताकि नेहरू का जो एक रिकॉर्ड है कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, वो ना टूटने पाए। चुनाव से पहले भी आपको याद होगा एक नैरेटिव शुरू किया गया था, एक चर्चा शुरू की गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और वो बहुमत से नीचे रह जाती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नितिन गडकरी बन सकते हैं, कोई राजनाथ सिंह बन सकते हैं, कोई और बन सकता है। ये सब नैरेटिव इसलिए चलाया गया था ताकि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोका जाए। नरेंद्र मोदी को क्यों रोकना चाहते थे? नरेंद्र मोदी को रोकना इसलिए चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कोकोनट नहीं होता है जो बहुत हार्ड होता है, टूटता नहीं है। तो वो हालत है इस आदमी की। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, भ्रष्टाचार पर इन्होंने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो चाहे जितने बड़े नेता हों, चाहे जितने बड़े पदों पर हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हों, उनको जेल भेजने का काम किया है। तो जितने वंशवादी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, वो सब एक इकट्ठा हुए। इसके बावजूद इकट्ठा हुए कि एक दूसरे को गाली देते रहे हैं अतीत में। तो इकट्ठा होकर के एक इंडिया अलायंस नाम का एक संगठन बनाया, गठबंधन बनाया। और जब सीट शेयरिंग का सवाल आया तो आपस में जूत बजते हुए हमने देखे। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ना बनने पाए, इनको किसी तरीके से रोको। देश के भीतर की ताकतें भी, देश के बाहर की ताकतें भी इसके लिए पूरी ताकत लगा करके 2024 में अलग अलग तरीके से नैरेटिव बना रहे थे। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई, संविधान बदल देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, आगे कोई चुनाव नहीं होगा, आरक्षण छीन लेंगे, और तमाम तरह की जितने नैरेटिव ये बना सकते थे, चला सकते थे, उसका कुछ तो नुकसान करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को। और जब इनको पता चला कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो हारे ही हैं और ये ही जीते हैं, यही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, यही कैबिनेट बना रहे हैं, उसके बाद से इनकी जो कुंठा थी, इनका जो गुस्सा था अपने आप पर भी, भारत के मतदाताओं पर भी और नरेंद्र मोदी पर भी, कि एक चाय वाला लगातार 3 बार हमें डिफीट कर रहा है और भारत की जनता हम पर यकीन नहीं कर रही है, इसी पर यकीन कर रही है। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलना था और वो हमने सदन में निकलते हुए देखा, इस देश ने निकलते हुए देखा। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कुछ जिम्मेदारी का परिचय देंगे, कुछ उनमें गंभीरता आएगी, उस पद के अनुरूप आचरण करेंगे, करते हुए दिखाई देंगे, उनको घोर निराशा हुई है। बल्कि उल्टे ये और ज़्यादा एरोगेंस दिखाई दिए। जिस तरीके से ये लोकसभा के भीतर इस तरीके से हाथ करके बैठे हुए थे, जिस तरह ये लोगों को उकसा रहे थे कि और शोर मचाओ, जिस तरह हाथ पकड़ पकड़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वैल में लेकर के जा रहे थे, जिसको लेकर के स्पीकर ने भी उनको फटकार लगाई। शपथ के बाद स्पीकर से भी हाथ नहीं मिला है, वो बाद में फिर जब लोगों ने बोला तब मिलाने गए। हाँ, और एक और बयान बहुत मतलब आश्चर्यचकित करने वाला कि साहब, जब मैं और प्रधानमंत्री स्पीकर को उनके आसन तक छोड़ने के लिए गए तो स्पीकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो झुक करके मिल रहे थे
और जब मुझसे हाथ मिलाया तो वो बिल्कुल एकदम तन करके खड़े हुए थे, सीधे खड़े हुए थे। वो बहुत अच्छा जवाब ओम बिरला जी बिरला ने। साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं कि जब आप बड़ों से मिलें तो आप विनम्रता से झुक करके मिलें, और अगर संभव हो तो पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। मतलब उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये एक नसीहत दी राहुल गांधी को कि देश के प्रधानमंत्री उम्र के मामले में आपसे 22 साल बड़े हैं, और आप कितने अपमानजनक तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं, और मैं लोकसभा का स्पीकर होने के बावजूद उनको झुक करके नमस्कार कर रहा हूं, तो इसमें भी आपको मिर्चियां लग रही हैं। ने उसका प्रत्युत्तर दिया ना उन्होंने कि लोकसभा में तो आप स्पीकर है, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े, हम आपको झुककर प्रणाम करेंगे। उसमें भी सोशल मीडिया पर 2 वीडियो आ गए। एक जब मीरा कुमार स्पीकर बनी थी तब लाल कृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह उनको आसन तक छोड़ने गए थे, तब की ज़रा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए सबकी। और इसके बाद फिर जब सुमित्रा महाजन बनी तो सुमित्रा महाजन ने तो आडवाणी जी के पैर भी छुए थे वहाँ पर आसन में, जब आडवाणी जी उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये होते हैं संस्कार। हमारा जो भारतीय संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी सभ्यता है, वो हमें क्या सिखाती है। और आप पता नहीं कौन सी संस्कृति में पले बढ़े हैं, किसने आपको संस्कार दिए हैं कि बड़ों का सम्मान मत करो, अपमानजनक व्यवहार करो। और मुझे लगता है वरुण के जो इनका व्यवहार है, जो इनकी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का व्यवहार है, उसका इनाम कहीं ना कहीं इस देश की जनता इनको दे रही है कि आप इस लायक नहीं हैं कि जो हाईएस्ट पोस्ट है इस देश की, जो पीएमओ है, जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है, वहाँ आप बैठें। अगर आप वहाँ बैठ गए तो आप तो अपनी दादी से भी आगे निकल जाएंगे एरोगेंसी में और मनमाने सलूक करने में। इसलिए इनको इनकी हैसियत बता करके वहीं रखा है जहां इनको रखा जाना चाहिए। और 14 और 19 में तो उनको उतनी भी हैसियत नहीं रखी थी कि नेता प्रतिपक्ष का उनको पद मिल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि और अभी भी देखिए इनको 99 सीट कैसे आई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जवाब में बताया है कि ये अब कांग्रेस नहीं, ये परजीवी पार्टी है। परजीवी पार्टी इस मायने में है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी से इनका सीधा मुकाबला हुआ है वहाँ ये पस्त हो गई हैं, और जहाँ जहाँ सहयोगी दलों के साथ मिलकर के ये चुनाव लड़े हैं वहाँ वहाँ इनको खुराक मिल गई है, भोजन मिल गया है। तो ये दूसरों के कंधों पर सवार होकर के उनके वोट के बल पर जो है आगे बढ़ पा रहे हैं। और जिस दिन ये सहयोगी दलों को समझ में आएगा कि अतीत में भी कांग्रेस इसी तरीके से परवान चढ़ी है, उनकी कीमत पर ही आगे बढ़ी है, उनका वोट खा कर के ही पली बढ़ी है और मोटी ताजी हुई है, उस दिन चाहे अखिलेश यादव हों या दूसरे दल हों, वो अपना हाथ खींचना शुरू कर देंगे। एक घटना मैं बताता हूँ आपको, ये 90 के दशक की घटना है। जनता दल की उस समय सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे केंद्र में। ये 1989 से पहले की घटना है। केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उस समय राजीव गांधी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। उसका नतीजा क्या हुआ? एक दूसरी घटना, जब काशीराम के साथ पीवी नरसिम्हा राव ने गठबंधन किया तो बहुजन समाज पार्टी तो 325 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस जो है वो शायद 99 या 96 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। यानी करीब करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का ना झंडा था, ना डंडा था, ना कार्यकर्ता थे, ना प्रत्याशी था। इन दो घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समूल नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जब जब कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की हैं तब तब वो रसातल में पहुंची है। अतीत में कई राज्यों में ऐसा हुआ है जब इसकी गलतियों की वजह से कांग्रेस डूबी है। और अब
जो गलती अखिलेश यादव ने की है गठबंधन करके, इसका खामियाजा आगे जा कर के अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस दूसरे दलों के साथ मिलकर के लड़ी है, वहाँ उन दलों को भी डुबोने का काम किया है और अपनी स्ट्रेंथ इन्होंने बढ़ाई है। चुनाव से पहले कौन ये यकीन कर रहा था कि इनको 6 सीटें आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में? ये 6 सीटें एक क्यों भी आई? मुश्किल लग रही थी कि रायबरेली भी निकले या ना निकले, ऐसा लग रहा था। रायबरेली का भी बहुत मुश्किल लग रहा था। अमेठी को तो किसी को यकीन नहीं था कि वहाँ से के.एल. शर्मा जीत जाएंगे, लेकिन जीते क्योंकि समाजवादी पार्टी का बेस है। इसके अलावा जो इन्होंने दुष्प्रचार किया, जिस तरह से लोगों को डराया, पिछड़े वर्ग को, दलितों को डराया, और जिस तरीके से मुसलमान जो हैं वो एकजुट हो गए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल गए अलग अलग राज्यों में। इसी तरीके से जो भाजपा को हराना चाहते थे जहाँ जहाँ मुसलमान, वहाँ पार्टियाँ मिल गई इंडिया अलायंस की। तो ये एक जो रणनीतिक मतदान है, एक स्ट्रेटेजी जो होती है कि बीजेपी को हराओ, कैंडिडेट चाहे सामने कोई भी है। वो काफ़ी मौलानाओं के भी वीडियोस आए थे उस वक्त कि आप बाकी कुछ मत देखो उम्मीदवार, आप बस इतना देखो कि आपको बीजेपी को हराना है। यहाँ तक कि आपके महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को, जिन बाला साहब ठाकरे ने एक बार ये बयान दिया था कि अगर अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हो गया तो एक भी हज यात्री को हम विमान में नहीं चढ़ने देंगे, उन मुसलमानों ने भी उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों को वोट दिए हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई है इस चुनाव में, जिसका नुकसान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और इन लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन ये हमेशा होगा, इनको भूल जाना चाहिए। आगे इनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी जितनी 2024 में दिखाई दी है। पर अगर हम देखें कि बीजेपी का अगर वोट शेयर देखें तो वो मोटा मोटा उतना ही है जितना पिछली बार था, पर अगर कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो वो बढ़ गया है। बाकी इन पार्टियों से जो वोट शेयर इतना ट्रांसफ़र हुआ, वोट ट्रांसफ़र हुआ, तो ये इस इलेक्शन में इतना क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम देखें समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन तो 22 के इलेक्शन में भी था। यूपी के लड़के पूरा उन्होंने इतना बड़ा कैंपेन किया था, उसका प्रशांत किशोर भी थे उस कैंपेन में। पर इतना सब करके अगर पहले ये सब नहीं हो पा रहा था तो 24 में ऐसा क्या हुआ कि सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा ठान लिया था कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना है? जो एंटी बीजेपी या एंटी इंडिया ऐसे जो कुछ तत्व थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया? एक तो आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट जो है वो कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। बिल्कुल। 2019 में करीब 21 करोड़ के आसपास उनको वोट मिला था, इस बार करीब 24 करोड़ मिला है। कांग्रेस का भी बढ़ा है, 11 करोड़ के आसपास था, इस बार लगभग 14 करोड़ के आसपास उसको मिला है। तो ये दोनों के वोट बढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि किसी और के घटे हैं। तो ये सीधी सी बात है। और वो किन के घटे हैं ये भी पता लगा है। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो नीचे की तरफ चली गई हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपका था वोट ट्रांसफ़र, इतने भारी मात्रा में वोट ट्रांसफ़र क्यों हुआ कांग्रेस की तरफ? हाँ, कांग्रेस की तरफ इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह रोकना है, नरेंद्र मोदी को किसी तरह रोकना है, योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से कमज़ोर करना है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कुल मिलाकर के जो राजपाट रहा है, 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे, 2022 में फिर से रिपीट हो गए, तो एक पूरा वर्ग जो है उसकी तिलमिलाहट, उसकी कुंठा, उसकी बेचैनी, उसकी बेचारगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुई हैं इस बार। और उन्होंने ये ठान लिया था कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। तो ये सारा जब ये चीज़ें जब आ जाती हैं, और जो मैंने शुरू में कहा था कि देश के भीतर की ताकतें भी और देश के बाहर की ताकतें भी, मुझे आप ये बताओ वरुण, कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं अमेरिका समेत, चीन समेत, यूरोपियन कंट्रीज समेत, जो नहीं चाहती हैं कि ग्लोबल रेटिंग में जो टॉप पर बने हुए हैं पिछले कई साल से नरेंद्र मोदी, कि वो सत्ता में फिर से आ जाएं? और जब आप तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर जो बनता है उसमें आपकी सीनियरिटी कहाँ जा कर के बैठती है?
छोड़ दीजिए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, क्योंकि वहाँ तो तानाशाही है, वहाँ कोई वोट से तो राष्ट्रपति चुने नहीं जाते। छोड़ दीजिए पुतिन साहब को, पुतिन साहब का भी किस्सा अलग ही है जिस तरीके से वो बने हुए हैं। पर और कंट्रीज़ को आप देखिए कि तीसरी बार कितने लोग जो हैं या तो राष्ट्रपति बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अर्दोगन को छोड़ दो, तुर्की में जैसे वहाँ वो भी हिसाब किताब तानाशाही जैसा ही है थोड़ा। तो लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। प्राइम मिनिस्टर की जो नीतियाँ रही हैं उसकी वजह से बहुत लोगों में तिलमिलाहट है, परेशानियाँ हैं, बेचैनी है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हुई हैं। जो ख़रीद फरोख्त होती थी हर चीज़ की, यहाँ तक के जो रक्षा सौदे होते थे जो उनमें दलाली ली और दी जाती थी, जिस तरीके से पूजा पे चढ़ाए जाते थे, वो दुकानें बंद हो गई हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होता था इतना पैसा देके इंडिया को। अब जो हमारे लड़ाकू विमान हैं जो हमारे अपने देश में बन रहे हैं, उनके लिए अब अमेरिका भी, फ्रांस भी, अमेरिका 80% टेक्नोलॉजी देने को तैयार, फ्रांस 100% देने को तैयार। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हथियारों के सौदागर, जो दवाओं के सौदागर, ये सब बेहद बेचैन हैं। चीन के साथ जो हमारा व्यापार असंतुलन था वो अब संतुलित हो रहा है। आने वाले वर्षों में ये चीज़ें उलट जाएंगी। अभी आप देख लीजिए, वियतनाम में बनने वाले जो मोबाइल फ़ोन हैं और चीन में बनने वाले जो मोबाइल फ़ोन हैं, उनके निर्यात में गिरावट आ गई है। हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं उन्होंने उछाल ले लिया है। सैमसंग के इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुल रहे हैं, आईफोन के खुल रहे हैं इंडिया में। तो कौन चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा विजनरी आदमी जो सब कुछ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर जोर दे करके सब कुछ भारत में बना रहा है और अब सबकी दुकानें बंद करता जा रहा है, वो फिर से प्रधानमंत्री बने? और कौन चाहेगा कि एक ऐसा आदमी कि यार 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया, इसकी रेटिंग ही नहीं घट रही है, इसकी लोकप्रियता ही नहीं घट रही है। तो जॉर्ज सोरोस चाहे खालिस्तानी हों, चाहे जितनी ताकतें हों, अलग अलग देश हों, उनके प्रमुख हों, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनका व्यापार बंद हो रहा है, जिनके बाज़ार जो हैं वो, और जिनकी इकोनॉमी धड़ाम से नीचे आ रही है और हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि 2027 नहीं, उससे पहले ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी ताकतें लगी हुई थी और ये तो हमारे आपके सामने है कि खाड़ी के देशों से केरला के बहुत सारे मतदाताओं को हवाई टिकट भेज करके बुलाया गया कि आप आइए वोट करिए, खाड़ी के देशों से। मतलब कितना पैसा खर्च किया गया है और वो पैसा कहाँ कहाँ से आया होगा, कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई होगी, इसका तो अभी हिसाब किताब होना है। लेकिन ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी कि 2024 में किसी भी तरीके से चीज़ों को पलट देना है। और पाकिस्तान से तो फवाद चौधरी से लेकर के तमाम लोगों के बयान आने शुरू हो गए थे कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह रोको और राहुल गांधी को लेकर के आओ। तो ये फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये निकलेंगे। अभी तो हम सदन के भीतर निकलते हुए देख रहे हैं, सदन के बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अभी फ्रस्ट्रेशन हम निकलते हुए देखेंगे। तो ये तो मोदी जी को भी पता ही था कि काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकत इसमें लगी हुई है कि किसी तरह से मोदी जी को हटाया जाए। और उन्होंने वो काफ़ी जो टीवी को इंटरव्यूज़ दिए उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जो इन सब का चल रहा है 4 जून तक ये सब शांत हो जाएगा इलेक्शन के बाद। तो क्या लगता है आपको कि मोदी 3.0 में मोदी जी ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है भारत में, या फिर जो इन पार्टियों को, कुछ पार्टियों को कहीं चाइना से फंडिंग आ रही है, कहीं सोरोस से फंडिंग आ रही है, कहीं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आ रही है, कहीं जैसे आपने कहा फार्मा लॉबी से आ रही है, तो इन सब को कैसे रोक लगाया जा सकता है? क्योंकि हमने कोविड के वक्त भी देखा कि जब भारतीय वैक्सीन बन रही थी तो एक पूरा नैरेटिव चलाया गया था ऑपोजिशन द्वारा कि ये जल्दबाजी में कर रहे हैं, हमें यूएस की वैक्सीन लेनी चाहिए। और अभी जब रिपोर्ट्स आए तो पता लग रहा है कि यूएस की वैक्सीन लेने के क्या परिणाम है, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और ये सब उनको बनाते वक्त भी उनको पता था। फिर भी हमारे जो ऑपोजिशन थे, कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लॉबी थी, ये सब इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो इस पे कैसे लगाम लगाया जा सकता है मोदी 3.0 में? देखिए, एक बात तो हमें मान करके चलनी पड़ेगी, स्वीकार करके चलनी पड़ेगी
कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और इस बार जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 240 सीटें आने के बाद प्रधानमंत्री का तपता हुआ चेहरा देखा था, आंखें सुलगती हुई देखी थी, एक चेहरे पर प्रायश्चित देखा था, कहीं कसक थी, वो सब देखी थी, वो उनके समर्थकों में भी है। और ये ठीक है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनकी सरकार बन गई है, कैबिनेट बन गई है, विभाग बट गए हैं, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी हो करके ख़त्म हो गया है। लेकिन एक निराशा का भाव है, तमाम तरह की लोगों के दिल दिमाग में आशंकाएं हैं। जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से शुरू के कुछ ही दिनों में अटैक किए गए उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी उन पर सवाल खड़े किए गए, एक फेक नैरेटिव बनाया गया कि नैतिक अधिकार नहीं है उनको प्रधानमंत्री बनने का। इन सब से थोड़ा सा निराशा का भाव है। मेरा कहना ये है कि 2004 में जब अटल जी ऑफिस से बाहर गए थे और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो कांग्रेस के पास 145 सीटें ही थी, तो उनको तो नैतिक बल था प्रधानमंत्री बनने का। 2009 में भी जब दोबारा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस की केवल 205-6 सीटें थी, तो तब भी इनके पास नैतिक बल था। लेकिन 240 सीटें जीतने वाले नरेंद्र मोदी के पास नैतिक बल नहीं है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। एक और घटना 1991 की है, जब श्री पेरमदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी मिड इलेक्शन। तब भी कांग्रेस पार्टी को केवल 232 सीटें आई थी और फिर भी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनके पास भी नैतिक बल था। और इनके सबके इंडिया अलायंस के सारी सीटें मिलाकर के 232 हैं, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी से भी 8 सीटें कम हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर 2014, 2019 और 2024 की सीटें जीत ले तो वो भी 240 से कम है, 200 ही बनती है, फिर भी 200 के आसपास। तो इनकी 3 बार के इलेक्शन की सीटें भी 240 नहीं है, फिर भी इनको तो नैतिक बल है हंगामा करने का, सवाल खड़े करने का, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं है। तो ये जो निराशा का भाव मैं बता रहा था कि उनके समर्थकों में अभी है, और तमाम तरह की लेकिन किंतु परंतु हैं, आशंकाएं हैं, ये नरेंद्र मोदी को ही ख़त्म करनी है। जब ये सेशन शुरू हुआ था, स्पेशल सेशन शुरू हुआ था, तब शुरू के दिन जब राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, तब नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बैठे हुए उनकी सुन रहे थे, तो देश में कोई अच्छा भाव नहीं गया। लोगों को लगा कि जिस स्वभाव के लिए, जिस चेहरे के लिए, जिस आत्मविश्वास के लिए वो जाने जाते हैं, और उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उनको शेर कह करके बोलता है, वो भाव कहीं गायब है। लेकिन जब 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिए, लोकसभा में 2 घंटा 14 मिनट और राज्यसभा में भी करीब करीब 1.25 घंटे का, उसने इनके सारे नैरेटिव को फाड़ करके रख दिया। और वो नरेंद्र मोदी जो जिस तेवर के लिए जाना जाता है, वो एक बार फिर देश के सामने प्रकट हुआ। यानी नरेंद्र मोदी ने फिर से एक तरीके से जो वो सेंगोल स्थापित की गई है, उस राजदंड को अपने हाथ में उठाया है। इस राजदंड को चलाने का वक्त है, इस राजदंड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, धीर गंभीर आप हैं, धैर्यवान आप हैं, संयमित है, सारी चीज़ें हैं, वो सब स्वीकार है, वो सब सिर माथे पर हैं। और आप ये भी ख्याल रखते हैं कि 7 समंदर पार और तमाम दूसरे जितने पश्चिमी देश हैं, उनमें कोई गलत मैसेज ना चला जाए, गलत नैरेटिव ना चला जाए। लेकिन मोदी जी सत्ता
और सरकार की धमक दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको, आपके समर्थकों को और देश को ये दिखाई दे रहा है कि साजिशें हो रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर हो रही हैं, देश को अराजकता में झोंकने की साजिशें रची जा रही हैं और नंगी आंखों से वो दिखाई दे रही हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, नौजवानों को भड़काया जा रहा है। वो लंदन में भी ये कह चुके हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी अगर तीसरी बार आएगी तो देश जल जाएगा पूरा। यस, उन्होंने भाषण में कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, वो हम लोग भी चलाते रहे अपने प्रोग्राम्स में। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने गए, मैनिपुलेटेड हो करके बन गए, इन्होंने अगर संविधान को संशोधित करने की कोशिश की तो याद रखना मेरी बात, पूरे देश में आग लग जाएगी। पार्लियामेंट के भीतर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण हुआ है और जिस तरीके से अभी भी अग्निवीर को लेकर के वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, मेरा कहना ये है कि मोदी जी वो सेंगोल जो है केवल उसको शो पीस मत बनाइए, उसका जो संदेश है उसको अमली जामा पहनाइए। और समय आ गया है, सरकार की धमक क्या होती है वो दिखाइए। और जो जो देश को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अमन को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी जगह दिखाइए, उनकी जो सही जगह है उनको वहाँ पहुँचाइए। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। वो करना पड़ेगा, वो समय आ गया है। पर वो एक तरीके से मोदी जी, वो जो गुजरात वाले मोदी थे और अभी वाले जो मोदी है, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं झिझक दिखती है कि जैसे ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि ये लोग थोड़ा सा हुक्मशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और मतलब एक तो वो भी हिपोक्रेसी हम देख सकते हैं ऑपोजिशन की, कि यहाँ बोलते कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हम मुद्दे उठाते तो हमको सस्पेंड किया जाता है। और दूसरे और तमिलनाडु में जब AIADMK ने हुज ट्रेजेडी का वो किस्सा उठाया था तो सारे MLAs को सस्पेंड कर दिया, यही DMK और कांग्रेस की सरकार ने। तो ये एक हिपोक्रेसी है, पर फिर भी मोदी जी उस पर कुछ ये नहीं करते कि नहीं भाई आपका ऐसा है तो इस पर यही आपको जवाब मिलेगा। तो वो एक थोड़ा सा संकोचित व्यवहार अभी तक क्यों है? एक तो एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं और वहाँ रहते हुए, राज्य में रहते हुए, राज्य की राजनीति करते हुए थोड़ा सा कभी कभी स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता भी चल जाती है। लेकिन जब आप देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं तो आपको दुनिया की लीडरशिप का भी सामना करना पड़ता है कई वैश्विक मंचों पर। तो देश के बारे में, उनके बारे में, उनकी सरकार के बारे में कोई गलत मैसेज ना चला जाए। और आप जानते हैं कि एक पूरा इकोसिस्टम देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी है। गार्जियन से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम अल जजीरा से लेकर के BBC और सारे वो सब जो जहां वामपंथी जमावड़ा बैठा हुआ है, उनको समय नहीं लगता है देश को भी बदनाम करने में और प्राइम मिनिस्टर को भी बदनाम करने में। और प्राइम मिनिस्टर से उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार है, नरेंद्र मोदी से, तो उनको एक कहना चाहिए कि अनुराग के स्तर से भी ऊपर की चीज़ है, तो वो फेक नैरेटिव फैलाने में लग जाते हैं। एक अच्छी बात इस बार ये हुई है, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा है राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि ये जो इकोसिस्टम है, इसकी जो साजिशें हैं, अब इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये एक संकेत है। और वरुण, हमें याद रखना चाहिए, PMO बहुत बड़ी ताकत होती है। PMO अगर कुछ ठान ले, जो अभी तक नहीं कर रहे थे, ये पिछले 10 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, हम लगातार कह रहे थे कि साहब करिए, इस नैरेटिव को तोड़िए, जो झूठ फैला रहे हैं उनको उनकी जगह दिखाइए, गाड़ दीजिए, उठा करके अंदर कर दीजिए। कुछ इक्का दुक्का चीज़ें हुई थी, जैसे जुबेर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब हमारे मीलोड जो हैं वो उनके बचाव में आ गए और आगे तक के लिए भी कह दिया कि आगे भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें भी इनको हम रिलीफ दे रहे हैं। मतलब आउट ऑफ द वे जाकर के जुबेर को, केजरीवाल को
ऐसे राहतें दी जाती हैं जिन पर आश्चर्य होता है। तो वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है कि ये जो फेक नैरेटिव चलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, झूठ के बल पर नैरेटिव सेट किए जाते हैं, देश को बदनाम किया जाता है, सरकार को बदनाम किया जाता है, उन पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, इसके खिलाफ अब हम कार्रवाई करेंगे, तो उस पर अब अमल करना चाहिए और वो अमल होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। एक पूरा गैंग है जो दिन रात इसी काम में लगा रहता है, और पिछले दिनों तो इसी पूरे गिरोह के एक सदस्य ने ये स्वीकार कर लिया ऑन कैमरा एक कार्यक्रम में कि इस देश में अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते ही ये प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, ये सोचना शुरू करते हैं कि आज मोदी की कैसे हमें ऐसी तैसी करनी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका घर उसी से चल रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनकी शिनाख्त ऑलरेडी हो रखी है, सबके बारे में पता है कि किन्होंने चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी किस तरह के नैरेटिव गढ़े हैं, किस किस तरह की बातें कही हैं, किस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की है। ज़रूरत है अब उनको उनकी जगह दिखाने की। तो ये बहुत ज़रूरी है और राष्ट्र हित में ज़रूरी है। केवल ये नहीं कि इंदिरा गांधी की तरह कि मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी थोप रही हूँ, लोगों के मौलिक अधिकारों को भी खूंटी पर टांग रही हूँ। ये देश हित की बात है। अगर 2047 में नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हम विकसित भारत बने, अगर उनको लगता है कि जो गरीबी है वो ख़त्म होनी चाहिए, जो गैर बराबरी है वो ख़त्म होनी चाहिए, जो अनजस्टिस है वो ख़त्म होना चाहिए, और जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी से सरकार का दखल न्यूनतम होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत कड़े और बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने दोनों ही भाषणों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और इस बीच में करीब करीब 80-82 इंटरव्यू उन्होंने दिए थे चुनाव के दौरान भी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो तीसरा कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े फैसले लेने वाला होगा। तो ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंटली 240 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी बिना शर्त आपको समर्थन दिया है। इसके बावजूद कि उनके मंत्रियों को टॉप 5 जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो CCS कैबिनेट कमेटी होती है, उसमें भी जगह नहीं मिली, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी आप फैसले लीजिए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो अब फैसले लेने का समय है। वो जितने भी बड़े कदम आपको लेने थे, जिनका आपने आश्वासन देश को दिया है, अब वो लेते हुए आप दिखाई देने चाहिए। और जो एक निराशा का भाव है ना इनके समर्थकों में, कहीं आशंकाओं का जो एक बीज अंकुरित हो गया है, वो तभी दूर होगा जब नरेंद्र मोदी अपने पुराने तेवरों में दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि ये जो अग्निवीर से लेकर के तमाम चीज़ों के बारे में झूठ परोस रहे हैं, इनका रवैया क्या रहता है और इनका स्थान क्या रहता है। अग्निवीर पे भी अगर हम देखें तो इतना बड़ा एक फेक नैरेटिव इलेक्शन से पहले भी और अभी लोकसभा सदन में भी उन्होंने चलाया कि अग्निवीरों को ना मुआवजा मिल रहा है, ना उनका कुछ सही तरीके से ये हो रहा है, उनको बस यूज़ एंड थ्रो की तरह चल रहा है उनका मामला। तो इस पर भी मुझे लगता है कि कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बस सदन में ही कंडेम कर दो, पर उनसे आप ये किया जाए कि क्या आप किस आधार पे ये बोल रहे हैं और आप कैसे ये नैरेटिव फैला रहे हैं पूरे देश में। आप देखो, राजस्थान में जिन जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हारी हैं, वहाँ से सेना की भर्ती में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है। हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हो गया। हर 10वां जवान भारतीय सेना के तीनों विंग में हर 10वां जवान हरियाणा से होता है। वेस्ट यूपी में भी कुछ सीटें हाथ से गई हैं। वेस्ट यूपी से भी सेना में काफ़ी लोग जाते हैं। अग्निवीर की वजह से और उसके बारे में दुष्प्रचार करने की वजह से, लोगों को भड़काने की वजह से ये हुआ। और जो ये 13 महीने का तमाशा दिल्ली में हुआ था किसान आंदोलन के नाम पर, उसकी वजह से हुआ। तो और अभी भी
आप देखिए कि अग्निवीर के बारे में गलत बयानी करने पर कि साहब उनको यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज एंड थ्रो की तरह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ये ऑन कैमरा मैं कहना नहीं चाहता, माइक पे कहना नहीं चाहता, सब जानते हैं। लेकिन ये इस शब्द का प्रयोग सेना के बारे में कर रहे हैं और ये गलत बयानी कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको तो कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता, उनके परिवार वालों को कुछ नहीं दिया जाता। डिफेंस मिनिस्टर जब खड़े होकर के कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप देश को और सदन को गुमराह कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया देने का प्रावधान है, दिया जाता है। इसके बावजूद फिर कल उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कहा कि साहब पंजाब के अजय सिंह के परिवार से, उनके पिताजी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिला है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए उसके पिताजी ने ये स्वीकार किया कि 48 लाख रुपया मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। वहीं एक महिला बैठी हुई है जो कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट से मिला है, पंजाब गवर्नमेंट से भी 1 करोड़ रुपया मिला है। इसके अलावा जो ADG PI हैं सेना के, उनका बयान आ गया कि अब तक 98 लाख रुपया उस परिवार को दिया जा चुका है और 60 लाख और मिलेंगे पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। 1 करोड़ 67 लाख कुल मिलाकर के दिया जाएगा उसके परिवार को। इसके बावजूद झूठ फैलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ये टेस्ट केस है। डिफेंस मिनिस्ट्री को, सेना को, प्राइम मिनिस्टर को, राहुल गांधी को दबोच लेना चाहिए। इन पर फेक नैरेटिव फैलाने का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और एक अगर हम यूपी की चर्चा करें तो अयोध्या से जो जीत के आए हैं उनको ट्रॉफी की तरह पूरे सदन में ये किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, और ये बताया जा रहा है कि अयोध्या के अब नए राजा आ गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो जो ये फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वो अयोध्या के सांसद हैं, वो अयोध्या फैजाबाद के सांसद नहीं हैं, वो फैजाबाद के सांसद हैं। और जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक 10-11 इलेक्शन हुए हैं, इनमें केवल 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4-5 बार समाजवादी पार्टी जीती है, 2 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार कम्युनिस्ट पार्टी जीती है। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर तो अब बना है, 22 जनवरी को उसका प्रतिष्ठापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम मंदिर के निर्माण से पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ 2-3 बार ही जीत पाई है। तो फैजाबाद के सीट का जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं विधानसभा की, इनमें जो 4 सीटें हैं अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके, उन चारों में समाजवादी पार्टी को लीड मिली। अयोध्या जिसको कहा जा रहा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, अयोध्या ने पूरी दुनिया को एक मैसेज भेज दिया, अयोध्या वाली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 4,500 वोटों की लीड मिली है। यानी अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की जो बाकी की 4 सीटें हैं उसने समाजवादी पार्टी को जिताया है। ये जानबूझ करके साजिश रची जा रही है ताकि ये नैरेटिव पूरी दुनिया में भेजा जा सके कि साहब नरेंद्र मोदी ने जिस अयोध्या, फैजाबाद को अयोध्या बता करके ये कहा जा रहा है कि जिस अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए इतना भव्य समारोह किया, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियों को इकट्ठा किया गया, फिल्मी सितारों को, उद्योगपतियों को इकट्ठा किया गया, साधु संतों को इकट्ठा किया गया, जिसका श्रेय लेने की कोशिश की गई, जिसका मैसेज देने की कोशिश की गई, जिसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई, उस अयोध्या ने तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। तो भगवान राम के नाम पर आप जीत नहीं सकते हैं, ये नैरेटिव फैलाने की चेष्टा की गई है। ये अगेन एक साजिश है, एक नैरेटिव है, और जितने दमदार तरीके से इन तथ्यों को सामने लाना चाहिए था, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और भारतीय जनता पार्टी के नेता नाकामयाब रहे हैं।
थोड़ा बहुत जो सच्चाई देश और दुनिया को बता रहे हैं वो हम और आप ही बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव है इसको तोड़ने की ज़रूरत है और बहुत तीव्रता के साथ तोड़ने की ज़रूरत है। और अगर हम यूपी की 2 मेजर सीटों की बात करें तो अमेठी और रायबरेली, मतलब दोनों सीटों में ऐसा लग रहा था कि अमेठी का तो श्योर लग रहा था कि स्मृति ईरानी जी ही जीतेंगी, पर रायबरेली का भी ऐसा लग रहा था कि राहुल शायद हार जाए वहाँ से, मतलब जीते भी तो काफ़ी कम मार्जिन से जीतेंगे। तो इन दोनों सीटों पे ऐसा क्या इक्वेशन बदला लास्ट के कुछ महीनों में कि इतने बड़े मार्जिन से वहाँ जीत के आए राहुल गांधी, और अमेठी में भी अच्छे खासे मार्जिन से जीते के.एल. शर्मा? देखिए, अमेठी और रायबरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इन्होंने नैरेटिव फैलाए, जो इन्होंने झूठ बोले, संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, आगे से कोई चुनाव नहीं होगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, ये सारे नैरेटिव जो फैलाए गए, और जो मुस्लिम एकजुट हुए उन्होंने जो अंतर किया, रायबरेली इस बार भी राहुल गांधी नहीं जीतते अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के नहीं लड़े होते। रायबरेली में चाहे राकेश हों, चाहे अदिति हों, चाहे पांडे हों, ये सब कांग्रेस से बाहर हुए, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के पास चूँकि वहाँ की 3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, तो उसने बड़ा अंतर कर दिया और उसी की वजह से राहुल गांधी 3,90,000 के अंतर से जीत गए। अमेठी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी ने तो बहुत काम किया है, स्मृति ईरानी ने तो वहाँ अपना घर बना लिया है, स्मृति ईरानी तो वहाँ की दीदी हो गई हैं, और के.एल. शर्मा तो इनका नौकर है, इनका मैनेजर है, वो तो ऐसे ही हार जाएगा, चुटकियों में हार जाएगा। जब जब हम इस तरह की बातें करते हैं, और ख़ुद स्मृति ईरानी ने ये बड़बोलेपन का परिचय दे दिया था इनको गांधी फैमिली का नौकर बता करके, इस तरह की गलत बयानी कभी नहीं होनी चाहिए और भूलना भी नहीं चाहिए अमेठी के बारे में स्मृति ईरानी को। कुछ कुछ परिवारों की कुछ स्ट्रॉन्ग सीट होती हैं, अभेद्य गढ़ होते हैं, जिनमें कभी कभी तो आप सेंध लगा सकते हैं उनकी लापरवाही, उनकी नालायकी की वजह से। कोई अपने घर का दरवाज़ा ही खोल करके चला जाए या अपने परिजनों के लिए कुछ काम करे ही नहीं, तो कभी कभी उनमें परिजनों में भी गुस्सा आ जाता है, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ जाता है घर के मुखिया को। जैसे बागपत चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा, छपरोली उनका गढ़ रहा, जिस तरीके से इटावा, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के गढ़ रहे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लीडरशिप और परिवारों के कुछ कुछ गढ़ रहते हैं। अमेठी और रायबरेली भी गांधी फैमिली के गढ़ रहे हैं। अमेठी पहले भी हारे हैं, रायबरेली पहले भी हारे हैं, 1977 में तो इंदिरा गांधी हार गई थी। पर नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ के जो पब्लिक है वो इस परिवार के प्रति एक भाव रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं और इनके समर्थक हैं। उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए और हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो इक्वेशंस बनी है उसने बड़ा अंतर कर दिया। इसकी वजह से जिनको स्मृति ईरानी इनका नौकर बता रही थी वो भी ह्यूज मार्जिन से जीते हैं और राहुल गांधी ने भी जीत दर्ज की है। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका है। इन परिणामों से भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए और वो आत्ममंथन करती है। वो जीतती है तो भी करती है, हारती है तो भी करती है, और इससे आगे के लिए सबक लेना चाहिए। तो बाकी सीटों का तो समझ आता है, पर मोदी जी जो सीट वाराणसी की पिछली बार 5-6 लाख वोटों से जीते थे, उनकी सीट का मार्जिन इस बार इतना कम कैसे हो गया कि 1.5 लाख पे आ गया और ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर चल रही थी। पहले कुछ फेजेस में तो मोदी जी पीछे चल रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई वाराणसी में? उसकी बड़ी वजह भी यही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ आना, उसने बड़ा अंतर किया है। आपको लगता है ये जो कांग्रेस और एसपी का इक्वेशन है 2027 में योगी जी के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है? तब तक ये इकट्ठा रहेंगे, आई डाउट। क्योंकि लोकसभा में अगर आपने ध्यान से देखा हो
तो अखिलेश यादव बहुत दबे से, बुचे से, सिमटे हुए से, बिल्कुल ऐसे दबे दबे से बैठे हैं और राहुल गांधी वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस चीज़ को कब तक बर्दाश्त करेंगे? और जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारी कीमत पर ये आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल कर के हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, उस दिन मुझे लगता है कि बैक गियर लग जाएगा। 2027 अभी दूर है, तब तक क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती है। गंगा यमुना में बहुत पानी बहेगा तब तक, और योगी और मोदी ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे। ये लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, गलत टिकट वितरण, फेक नैरेटिव की समय रहते काट ना करना, गलत कैंडिडेट का चुनाव, ये सब कारण रहे हैं जिसकी वजह से, और योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा टिकट बंटवारे में भी और दूसरे मामलों में भी। इन सब से अगर सीख ले पाया भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है दोबारा। और जैसे कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस का तो तब तक रहेगा या नहीं पता नहीं। हरियाणा के चुनाव अभी आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने अभी कल परसों ही बताया कि हम लोग सारे सीटों पे अकेले लड़ने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर अकेली लड़ती है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के वोट शेयर में डेंट करके वो बीजेपी के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकती है तीसरी बार विजय का? एक तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई बेस है, मुझे लगता नहीं है। आप पिछले चुनाव भी देखें तो बहुत ज़्यादा उनको मिले नहीं हैं, 3-4% वोट मिले होंगे मुश्किल से। दूसरी बात ये है कि जो 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर 2023 में हुए थे, उनमें से 3 में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, आम आदमी पार्टी ने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे। उन सब की जमानतें जब्त हुई हैं और नोटा से भी 50% कम वोट मिला है। अभी इन्होंने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में 22 कैंडिडेट खड़े किए थे। दिल्ली में ये 4 सीटों पर लड़े और 3 पर कांग्रेस लड़ी, दोनों में गठबंधन था। हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भावनगर और भरूच में 2 प्रत्याशी खड़े किए, बाकी की 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी। मुझे ये बताइए कि साहब, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? और पंजाब में सभी 13 सीटों पर वो लड़ रही थी, केवल 3 सीटें। 2014 में भी 4 सीटें आ गई थी इनकी। इसका मतलब ये है वरुण कि जो ये शराब घोटाला हुआ है, जिस तरीके से विजय नायर, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, उसके बाद के कविता, उसके बाद अरविंद केजरीवाल धरे गए हैं, जेल में हैं। संजय सिंह को जमानत मिल गई और किसी को तो आज तक मिली नहीं है। इसने इनके जो कट्टर ईमानदार होने के जो इनके वो नैरेटिव थे, उसकी हवा निकाल कर रख दी है। और अब तो इनको घबराहट इस बात की है कि जो जनवरी 2025 में चुनाव होने जा रहा दिल्ली में विधानसभा का, इसमें इनकी क्या गत होने वाली है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली चुनाव अभियान को दिल्ली में आगे बढ़ाएगी और इस शराब घोटाले के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी का माइनस पॉइंट एक है कि उसके पास दिल्ली में अभी भी चेहरा नहीं है। अगर वो चेहरे के तौर पर किसी को प्रतिष्ठापित कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ गुल खिला पाएगी, मुझे लगता नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही सीधा मुकाबला होना है वहाँ पर, और उसमें चूँकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रहने वाली है और मनोहर लाल करीब 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, उनके खिलाफ भी एक नाराज़गी थी, एक वर्ग में नाराज़गी रही है, जिस वजह से उनको हटाना पड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। पर जो नुकसान होना था वो हो चुका। अग्निवीर की वजह से भी, कुछ और कारणों की वजह से भी हरियाणा में भी 5 सीटें घटी हैं। तो 10 साल
पहले कांग्रेस की सरकार रही भूपेंद्र हुड्डा की, और 10 साल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, जब वो ऑफिस से बाहर गए तो 15 सीटों पर सिमट गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी मैं घोषणा करना नहीं चाहता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि बहुत कठिन है इस बार सफलता मिलने में, बहुत लेकिन किंतु परंतु हैं। इस बार हरियाणा भी और महाराष्ट्र भी दोनों ही बहुत मुश्किल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक तरीके से एक ट्रेलर मिल गया कि ये महाविकास आघाड़ी में कितना वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम बात करें जो धुए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो 5 विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ पे करीब 1,00,000-1,50,000 का सरप्लस था बीजेपी को, और मालेगांव की एक कॉन्स्टिट्यूंसी ने कांग्रेस को वो सीट जिता दी। तो ऐसा हमने काफ़ी सीटों पे देखा है कि काफ़ी मेजर वोट ट्रांसफ़र हो रहा है इन तीनों गठों में। पर अगर हम महायुति की बात करें तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, तो इन तीनों में उतना वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। जैसे नासिक की बात करें तो वहाँ पे जो एनसीपी के कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से मतलब उन्होंने समर्थन नहीं किया, वहाँ पे सपोर्ट नहीं हुआ। छगन भुजबल ने वहाँ पे कुछ रोल नहीं प्ले किया। ऐसे काफ़ी सीटों पे देखा है कि बीजेपी तो अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रही थी कि सहयोगी दलों को भी जिताया जाए, पर उनके तरफ से उतना प्रयास हुआ नहीं, या हुआ भी तो वो उतना सफल नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र में आप जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आप क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जिनमें सांगली वाले इंडिपेंडेंट को भी अगर मिला लें, जो दादा साहब बसंत दादा पाटिल के जो पोते हैं वो जो जीत करके आए हैं, थे तो वो कांग्रेस के ही, और बाद में निर्दलीय होकर के लड़े और जीत करके आ गए। पर समर्थन तो उनको पूरा कांग्रेस का ही था। हाँ, मतलब वो इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद वहाँ पे कांग्रेस की पार्टी मीटिंग्स में जा रहे थे, वहाँ पे कुछ सभा हो रही थी तो वहाँ और पे उसको लेकर के उद्धव ठाकरे अभी तक नाराज हैं। उद्धव ठाकरे इसीलिए दिल्ली की बैठक में भी नहीं आए थे, संजय राउत को भेज दिया था। तो खैर, उसको अगर हम छोड़ भी दें तो कुल मिला करके कांग्रेस, एनसीपी और इनके मिला करके सबके 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए हैं 48 में से। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अक्टूबर-नवंबर 2019 में जो घटनाएं घटी, लोकसभा में भी इन्होंने 48 में से 41 सीटें जीत ली थी बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने, और विधानसभा चुनाव में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोनों को मिल गई थी। तो उद्धव ठाकरे ने जो दांव चला था चीफ मिनिस्टरशिप का, कि साहब बाला साहब ठाकरे के कमरे में अमित शाह ने ये वायदा किया था और वो वादा पूरा करिए, उनको समझ में आ गया था कि 106 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंटली सरकार बना नहीं सकती, तो हाथ मरोड़ के देख लो अगर मिल जाए तो बीजेपी इनकी ब्लैकमेलिंग में आई नहीं। इन्होंने गठबंधन तोड़ा और ये एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल सरकार चला भी दी, लेकिन उन 2.5 सालों में जितने पाप और धत कर्म इन्होंने किए, सचिन वाजे प्रकरण, एंटीलिया प्रकरण, सुशांत सिंह राजपूत वाला प्रकरण, 100 करोड़ रुपए की वसूली और अनिल देशमुख का जेल जाना और नवाब मलिक का जेल जाना, इनकी बहुत बड़ी बदनामी हुई थी। और जब इनकी पार्टी के भीतर ही, उद्धव ठाकरे की पार्टी के भीतर ही ये भाव शुरू हुआ, पनपा, कि भाई हम तो हिंदुत्व के बल पर आए थे जीत करके और कांग्रेस और एनसीपी को हरा करके ही चुने थे, अब अगर चुनाव में इनके साथ ही जाना पड़ गया तो हम तो डूब जाएंगे। तो वहाँ बगावत हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 13 एमपी टूट करके इधर आ गए। वहाँ तक तो ठीक था। लोगों में यह भाव गया कि भाई अगर अक्टूबर-नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे ने इनके साथ धोखाधड़ी की और महाराष्ट्र की जनता को डिच किया, तो इन्होंने टिट फॉर टैट के अंदाज में उनकी पार्टी को तोड़ दिया और अपनी सरकार बना ली। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये जो 101 साल बाद जुलाई में जो घटना हुई, जिसमें अजित पवार भी टूट करके इनके साथ आ गए और
40 MLA लेकर के आ गए, इसने लोगों के कान खड़े किए। लोगों को लगा कि यार भारतीय जनता पार्टी को ये करने की ज़रूरत क्या थी, भाई सरकार आपकी मज़े में चल रही है। चुनाव आयोग में भी जो मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, उसमें भी आपकी स्थिति मजबूत थी, तो आपको ये अजित पवार को लेने की क्या ज़रूरत थी। वो अजित पवार जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस अपनी सभाओं में कहते थे कि चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, आप उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हो, और उनके साथ जो छगन भुजबल जो दूसरे चेहरे हैं उनको आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हो। तो यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता थी, जो दोगलापन था, जो अवसरवादिता थी, उसको लेकर के महाराष्ट्र की जनता में एक निराशा का भी और एक आक्रोश का भी भाव पनपा कि इनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें, जो घटनाएं, जो एकजुटता उत्तर प्रदेश समेत दूसरे कुछ राज्यों में देखने को मिली, वैसी ही हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने जो इन तीनों में भी आपस में सिर फुटअव्वल हो रही थी, सीटों को लेकर के, कद को लेकर के, चेहरा कौन हो उसको लेकर के, चेहरे को लेकर के तो अब भी सिर फुटअव्वल है। संजय राउत कह रहे थे कि चेहरा घोषित करना चाहिए और उद्धव जी को आगे करना चाहिए, जिसकी हवा निकाल दी शरद पवार ने। शरद पवार ने कह दिया कि यही चेहरा है, यानी MVA ही चेहरा है, तीनों पार्टी ही चेहरा है, किसी को हम चेहरा बना करके चुनाव में नहीं जाएंगे। ये सब चल रहा है। इसके बावजूद जो ये 30 सीटें आई हैं 48 में से MVA की या इंडिया अलायंस की, इसने उनकी उम्मीदें बढ़ा दी, उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। और अभी तो शरद पवार का मैं बयान पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अब तो अर्जुन की तरह हमारा जो निशाना है मछली की आंख पे है। तो ये जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चूक और बड़ी गलती की है अजित पवार को लेकर के। अजित पवार की छवि ठीक नहीं है। अगर अजित पवार की छवि ठीक होती और वो उतने ही प्रभावशाली होते जितना भारतीय जनता पार्टी मान करके चल रही थी, तो बारामती में उनकी पत्नी जीतती, शरद पवार की बेटी नहीं जीतती। और केवल सुनील तटकरे जो है उनकी पार्टी के जीत करके आए। वो तो मोदी वेव में भी जीत के आ रहे थे, ऑपोजिशन से लड़के। तो वो बेसिकली उनका खुद का सीट है, मतलब क्या कहते हैं, जो पार्टी के दम पर वो जीत के नहीं आए, उनका जो ग्राउंड कनेक्ट है उसके दम पर वो जीत के आए। पर बाकी ऐसा कहीं पे नहीं दिखा कि अजीत पवार के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया और वो जीत पाए। वो एक बड़ी गलती थी और उसका खामियाजा इन्होंने लोकसभा में भी भुगत लिया और अब विधानसभा में भी भुगतेंगे। क्योंकि उनको साथ लेने का जितना मुझे समझ आता है बस एक कारण था कि बारामती में शरद पवार को हराना था बीजेपी को। हाँ, एक इनको ये भी आशंका थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आ गया जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे और उनके कुछ MLA जो है अयोग्य घोषित हो गए तो कहीं सरकार न गिर जाए, तो गिरने देते भाई, गिरने देते, तब तक भी ठीक रहता, तब इतना नुकसान नहीं होता। अब बड़ा भारी नुकसान हो गया है। और अगर हम साउथ की तरफ चले तो इस बार तेलंगाना में बीजेपी की काफ़ी सीटें आई हैं, केरल में पहले सीट आई है बीजेपी की, कर्नाटक में उन्होंने अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है और तमिलनाडु में वोट शेयर काफ़ी बढ़ा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 10-15 साल में बीजेपी का क्या भविष्य देखते हैं साउथ इंडिया में? देखिए, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, केवल साउथ की बात नहीं है। जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरे दलों की पिछलगू रही और कभी 10 सीटें आ जाती थी, कभी 6 सीटें आ जाती थी। मैक्सिमम दूसरे दलों के साथ मिलकर के पिछलगू बन करके इनकी 16 या 17 सीटें आई थी एक बार। जब इन्होंने फैसला किया कि हम इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेंगे तो इनकी अपनी सरकार बन गई, 90 के सदन में 46 सीटें आ गई थी। इसी तरह के फैसले इनको हर जगह लेने पड़ेंगे। जैसे पंजाब में इस बार अकेले लड़े, वोट प्रतिशत देखिए कहाँ पहुँच गया, शिरोमणि अकाली दल से ज़्यादा पहुँच गया। और आने वाले चुनाव में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेंगे पंजाब में।
इसी तरीके से कर्नाटक में तो इनका होल्ड था, जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है दक्षिण का, और वहाँ इनकी सरकारें बनती भी रही हैं। लेकिन केरल हुए, आपका तमिलनाडु में हुए, ये सब अभी भी ड्राई एरिया थे इनके लिए। पहली बार तमिलनाडु में अन्नामलाई के रूप में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिली है, जिसके पास विजन भी है, जिसके पास संघर्ष का मादा भी है, जो चुनौतियों को पार करना भी जानता है और जो नैरेटिव सेट करना भी जानता है, और असीम संभावनाएं हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब से बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री बनाया है केंद्र में, उसी तरीके से अन्नामलाई को इन्होंने तमिलनाडु से मंत्री क्यों नहीं बनाया। एक मैसेज देना होता है, उनको मंत्री बनाना चाहिए था केंद्र में, मंत्री बना करके एक अलग स्थितियाँ परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में जिस तरीके से वोट शेयर बढ़ा है, केरल में जिस तरीके से एक सीट आ गई है, इससे संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से आपका तमिल संगम एक कार्यक्रम इन्होंने काशी में किया, जिस तरीके से सेंगोल की प्रतिष्ठापना सदन में की, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमिलनाडु के अलग अलग धर्म स्थलों पर ये गए और जो रामायण काल से भगवान राम के साथ जुड़े हुए स्थलों का दौरा किया इन्होंने, वैसे प्रयास इन्होंने लगातार करते रहने पड़ेंगे। उन क्षेत्रों में लगातार वो मुहिम आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दक्षिण में भी ये पैर पसारेंगे। उड़ीसा में तो हो ही गया, ये किसी को इतना लग नहीं रहा था कि इतने हैवी मार्जिन से जीतेंगे। अरे साहब, उड़ीसा ही नहीं, आप ये देखिए कि जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन सभी 4 राज्यों में एनडीए की सरकारें बन गई, और 2 स्टेट में तो बीजेपी की सरकार बन गई। बिल्कुल। अरुणाचल में रिपीट कर गए, और उड़ीसा में कितनी बेहतरीन जीत दर्ज की है, नवीन अपना पटनायक को हरा मुख्यमंत्री दिया। बनाया है। 21 में से 20 सीटें जीत गए लोकसभा की। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। इसी तरीके से आप पूर्वोत्तर में देखें, कांग्रेस का सफाया है। मणिपुर से इनको 2 सीटें जरूर मिल गई दुष्प्रचार की वजह से, और वो सारा जो नैरेटिव सेट किया उसकी वजह से। पर विधानसभा चुनाव में तो चूंकि लोकसभा का इतना हल्ला हो गया, तो विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को कामयाबी मिली है, उसकी तो चर्चा ही नहीं हुई है। तो ये नए क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को संबल मिला है, और जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सिद्ध किया है। एक और चर्चा जो अभी हाल ही में हुई है कि जैसे आपने बात की कि जो सेंगोल था काशी में, जो तमिल संगम था, तो सेंगोल पे राहुल गांधी या बाकी के जो विरोधी नेता थे, उनका ये कहना है कि वहाँ हटा के कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके जो पूरा ये नाटक ड्रामा चल रहा है ऑपोजिशन का, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आपकी खुद की पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, और या ये तो मोदी जी ने कल भी कहा कि मुलायम सिंह का एक 2013 का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो वो सीबीआई, ईडी, इन सब का प्रेशर होता है हम पे, इसलिए हमको सपोर्ट करना पड़ता है, बाकी हमारा ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ये जो कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलना और फिर बाद में ये जो विरोधाभास है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये संविधान को वहाँ रखने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संविधान को खोल करके रखना चाहिए और उसमें जो 38वां, 39वां और 42वां संशोधन किया था 1975 और 76 में इंदिरा गांधी ने, वो आने वाले सांसदों को पढ़वाना चाहिए कि 38वां संशोधन क्यों किया गया था, 39वां क्यों किया गया था और 42वां क्यों किया गया था। 42 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इतना बदल गया था वो, उसके बाद संविधान के वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो एक अमेंडमेंट। हाँ, जिसमें 3 शब्द तो प्रस्तावना में ही इन्होंने जो है ऐड कर दिए थे, और तमाम तरह की शक्तियाँ जो हैं वो छीनी गई थी, न्यायपालिका की भी, और तमाम वो संशोधन किए गए थे। ये इन्होंने मजाक बना रखा है चीज़ों को। सेंगोल को कहाँ रखा हुआ था इन्होंने? नेहरू की छड़ी बता करके उनको संग्रहालय में धूल चाटने के लिए रखा हुआ था। तो सेंगोल का इतिहास क्या है ये देश को मोदी जी ने बताया है, उसकी महत्ता क्या है ये उन्होंने बताया है। पर जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इस सेंगोल का, इस राजदंड का अब उनको उपयोग करना चाहिए, बुद्धि शुद्धि यज्ञ शुरू करना चाहिए।
और आने वाले समय में आप योगी जी का कैसे भविष्य देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि शायद 2027 में मोदी जी साइड में हो जाए और बाकी कुछ नए चेहरे को वहाँ पे जगह मिलेगी। तो काफ़ी संभावनाएँ चल रही थी, कोई कह रहा था कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा था योगी जी बनेंगे। तो बीजेपी के भविष्य को आप कैसे देखते हैं एक? और दूसरा, अभी एक जो काफ़ी चर्चा का विषय है वो ये है कि बीजेपी का अभी अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा और वो क्या खुद से निर्णय ले पाएगा या फिर पहले जैसा ही बस एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट रहेगा? देखिए, जेपी नड्डा की लीडरशिप ने तो निराश किया है और सार्वजनिक मंचों पर भी ये दिखाई दिया कि अमित शाह जो है वो डोमिनेट कर रहे थे जेपी नड्डा को। ये होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को अध्यक्ष बना रहे हैं तो पूरे मन से बनाइए और उसको पूरा अधिकार दीजिए, और जब वो पिक्चर में हों तो आप ऐसी हरकतें मत करिए जैसी अमित शाह कई बार करते हुए दिखाई दिए हैं। ये जब अमित शाह जब बीजेपी के प्रेसिडेंट थे तब मोदी जी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया था, वहाँ पे कोई इंटरफियरेंस नहीं था। अगर हम 19 के इलेक्शन के पहले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप याद करें तो वहाँ पे लोगों ने मोदी जी से सवाल पूछे थे कुछ, और उन्होंने कहा था कि इसका जवाब तो हमारे अध्यक्ष देंगे, वो हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है अभी, और जो होगा वो वही देखेंगे, हम तो उन्हीं को फॉलो करेंगे। पर जब से जेपी नड्डा बने हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो बस एक आदेश ऊपर से आ रहा है और उसका बस वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बाकी ऐसे कोई खुद की विचारधारा को वो पार्टी में लागू करने की कोशिश नहीं कर उनकी रहे। अपनी कमजोरी, उनकी अपनी क्षमताएं, वो सब भी जो मिसबिहेव हमने कई बार देखे हैं होते हुए, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। पर हाँ, अब समय है कि जब कई नाम चल रहे हैं, तावड़े का नाम चल रहा है, लेकिन तावड़े की और फडणवीस की आपस में बनती नहीं है, और फडणवीस वैसे ही उनका मनोबल गिरा हुआ है और उन्होंने तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप भी छोड़ने का ऑफ़र कर दिया था। और इसकी वजह भी ये है कि वहाँ बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 52 कुलों के साथ भी जो उनका इक्वेशन है वो ठीक नहीं है, और वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में, 52 कुले के बारे में भी तमाम तरह की चर्चाएं और चुटकुले हैं, और कहा जा रहा है कि वो तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, ज़मीन पर जाकर के काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी बीजेपी गलती कर चुकी है, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया। अतीत में भी अगर हम देखें, खड़से के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, मुंडे परिवार के साथ की तरफ से भी उनको चुनौतियाँ मिलती ही रही हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ कर के फैसला करना चाहिए। अगर वो तावड़े के नाम पर विचार कर रहे हों, महाराष्ट्र को वो पूरी तरीके से खो देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोई लीडरशिप दे सकता है और जिसमें असीम संभावनाएं हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं, और कोई दूसरा नेता वहाँ पर है नहीं। बाकी तो इनको फैसला लेना है, जिसको ये अध्यक्ष बनाना चाहेंगे उसको बनाएंगे, लेकिन अगर आप किसी को भी ये दायित्व दे रहे हैं तो उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए। जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है या अमित शाह का प्रश्न है, अभी तो भूल जाइए कि 2029 तक कोई दूसरा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और 2029 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वापसी के लिए संघर्ष करना है या चुनौती पेश करनी है किन्हीं राहुल गांधी को या किसी और व्यक्ति को, तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही 2029 में भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को अभी रिप्लेस करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर हम जेपी नड्डा की बात करें तो एक हमें इलेक्शन में काफ़ी दिखा था कि वो थोड़ा सा अपने आप को सेकुलराइज करने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को और पार्टी को भी, कि हम भगवा मतलब बीजेपी नहीं है और हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आरएसएस को जो डिस्टेंस करने का प्रयास किया गया था पार्टी से, इसका कितना खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है? देखिए, ये बात हम अपने प्रोग्राम से भी कहते रहे, अपने चैनल पे भी कहते रहे कि इस बार 2024 के पूरे चुनाव में आरएसएस और जो संघ के अनुसांगिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जितने भी ये संगठन हैं, ये पूरी तरीके से गायब थे। यानी इनके वर्कर जो है वो उस तरीके से लग कर के काम करते हुए नहीं देखे गए जैसे 2014 और 2019 में ये
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम करते हुए दिखाई दिए थे। इस बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके घरों में तो पर्चियां तक नहीं पहुंची इस बार, और जो अपीलें की जाती थी, जो संपर्क साधे जाते थे, जो सो कॉल्ड इनके पन्ना प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जो प्रयास होते थे, उनको जो दायित्व दिए जाते थे कि साहब ये एक पन्ना है, इस पर इतने मतदाता हैं, ये घरों के एड्रेस हैं, ये इनके फ़ोन नंबर हैं, आपको इनसे संपर्क करना, वो सब नदारत था। एक तो जो एक गलतफहमी क्रिएट हुई कि 400 पार, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसके बड़े उल्टे असर हुए। लोगों ने सोच लिया कि 400 तो आ ही रही हैं, मोदी जी ला ही रहे हैं, तो हमें मतदान केंद्र तक जाने की भी ज़रूरत क्या है। तो जिस दिन मतदान थे उस दिन अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भर करके या तो रिश्तेदारियों में जो है पकोड़े खाने के लिए चले गए, या पर्यटन स्थलों पर चले गए, या मौज मस्ती करने के लिए चले गए, या एसी में लेटे रहे। उसका एक इम्पैक्ट और ये भी था कि अगर जैसे हम देखें तो काफ़ी जगह पे कैंडिडेट सिलेक्शन काफ़ी पुअर था पार्टी का, तो लोगों को ऐसा लगा कि 400 सीट तो आ ही रही हैं, तो एक सीट पे हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंडिडेट हमें पसंद नहीं, हम इसके खिलाफ मतदान करेंगे। तो वो भी एक काफ़ी जगह पे दिखाया है कि वो 400 वाला उस एंगल पे भी काम किया कि लोगों ने सोचा कि एक सीट हार जाए ये वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी 400 तो आ ही रही है, तो ऐसा करते करते काफ़ी सीट हार गई। और ऊपर से फिर जेपी नड्डा का गैर जिम्मेदाराना बयान कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है। ज़रूरत क्या थी ये बयान देने की? मतलब क्या ज़रूरत है भाई? आ बैल मुझे मार। एक तो उनका वैसे ही इस बार उतना सक्रिय सहयोग नहीं है, ऊपर से आप एक तरीके से उनको चिढ़ा भी रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें ये शो करती हैं कि वो एक्चुअल में अध्यक्ष पद के लायक ही नहीं थे, तो इसके नुकसान उठाने पड़े उनको। और अंतिम प्रश्न आपसे कि मोदी 3.0 में आपकी मोदी जी से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अब काम करने का समय है, और जो उन्होंने देश को आश्वस्त किया था कि बहुत कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि ये जो 10 साल हैं ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो उस पिक्चर को देखने की अभिलाषा है देश की, उनके समर्थकों की भी, जो थोड़ा सा रुआंसे से हैं अभी, जिनका विश्वास हिला हुआ है, और उनके समर्थक चाहते हैं कि मोदी के चेहरे पर वही चमक, वही आत्मविश्वास और वही दृढ़ता दिखाई दे जो पिछले 10 साल में दिखाई दी है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ गेस्ट इन दिस पॉडकास्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।